तो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारी एक और एक्सप्लेनेशन वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे 2012 में आई हॉलीवुड मूवी द एवेंजर्स के बारे में। कहानी की शुरुआत होती है एक आवाज से, और यह आवाज होती है थैनोस की, जो अपनी आर्मी को कह रहा था कि टेसरेक्ट पृथ्वी पर है। टेसरेक्ट जो कि एक पावरफुल इन्फिनिटी स्टोन है, और वहाँ के प्राणी उसकी ताकत को पाना चाहेंगे, लेकिन उन्हें इसकी अद्भुत काबिलियत के बारे में कोई अंदाजा नहीं है, लेकिन हमारे साथी को है। थैनोस जहाँ पर लोकी के बारे में बात कर रहा था, और लोकी जो तूफान के देवता थोर का भाई है, जिसे हमने पिछली थोर मूवी में देखा था। हमने देखा था कि वह बाइफ्रोस्ट से नीचे गिर गया था। थोर और उसके पिताजी को लगता है कि वह अब नहीं रहा। वह वहां से बच निकला था क्योंकि उसको राज करने की इच्छा थी। तो वह थोर और ओडिन के रहते तो एसगार्ड पर राज नहीं कर सकता था। तो वह थैनोस से मिलता है। तो थैनोस उसको एक ऑफर देता है कि तुम मेरे लिए पृथ्वी पर जाओ और वहां पर तबाही मचा दो, और जो पृथ्वी पर इन्फिनिटी स्टोन है वह मुझे लाकर दे दो और तुम वहां पर राज करो। थैनोस कहता है लोकी अब वहां पर जाने के लिए तैयार है। वह वहां पर जाएगा तो पृथ्वी उसकी हो जाएगी और ब्रह्मांड हमारा। यह कहकर थैनोस लोकी को एक सेप्टर देता है और पृथ्वी पर भेज देता है। और दूसरी ओर पृथ्वी पर शील्ड के अड्डे पर मारिया हिल और निक फ्यूरी आते हैं। निक फ्यूरी जो शील्ड के डायरेक्टर थे, वह लोग अपने अड्डे पर टेसरेक्ट पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। जब निक फ्यूरी वहां पर आता है तो उनका एक एजेंट फिल कोल्सन उनको बताता है कि डॉक्टर एरिक सेल्विग ने टेसरेक्ट में अपने आप ऊर्जा बढ़ते हुए देखी। वह वहां पर थे भी नहीं, तब भी टेसरेक्ट अपने आप एक्टिवेट हो गया। यह सुनकर निक फ्यूरी डॉक्टर एरिक सेल्विग के पास जाते हैं और उनसे इस गड़बड़ी का कारण पूछते हैं। तो एरिक सेल्विग उनको कहता है कि हमें भी समझ में नहीं आ रहा है कि टेसरेक्ट अलग अलग रंग बदल रही है। हम उसका पावर कनेक्शन बंद कर देते हैं तो वह अपनी ऊर्जा से फिर से उसे ऑन कर देती है। फिर निक फ्यूरी क्लिंट से टेसरेक्ट की गड़बड़ी के बारे में पूछता है। क्लिंट बार्टन, जिसका नाम होकाई भी है, जो कि एक बेस्ट आर्चर है और शील्ड में एक एजेंट है। तभी एक असिस्टेंट निक को कहती है कि टेसरेक्ट फिर से गड़बड़ कर रहा है। क्लिंट उससे कहता है कि गड़बड़ यहाँ नहीं है, गड़बड़ी दूसरी ओर हो रही है। मेरी बात का यकीन करिए, यह टेसरेक्ट अंतरिक्ष के दूसरी ओर भी कनेक्शन रखता है। क्लिंट निक को यह सब बात बता ही रहा था कि तभी वहाँ पर टेसरेक्ट से एक झटका लगता है। यह झटका इसीलिए लगता है क्योंकि सेल्विग एक पोर्टल ओपन कर रहा है। वह ऐसा इसीलिए कर रहा है ताकि लोकी पोर्टल के जरिए पृथ्वी पर आ सके। जैसा कि हमने थोर मूवी के मिड क्रेडिट सीन में देखा था कि लोकी डॉक्टर को अपने काबू में कर लेता है। टेसरेक्ट वह पोर्टल ओपन कर देती है और उसमें से बाहर आता है लोकी। उसके हाथ में सेप्टर देखकर निक फ्यूरी उससे कहता है कि सर, आप हथियार नीचे रख दीजिए। लोकी ने जैसे ही यह सुना, मूवी से हटके लोकी बी लाइक, क्या बे तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऑर्डर देने की। तो लोकी उन पर अटैक कर देता है। फिर उन लोगों में फाइट हो जाती है और लोकी कुछ एजेंट को मार देता है। फिर वह क्लिंट के पास जाता है और उसको उस सेप्टर से अपने कंट्रोल में कर लेता है। निक फ्यूरी यह देखता है तो वह टेसरेक्ट को निकालकर वहां से ले जाने लगता है। तभी लोकी कहता है, रुक जाओ, टेसरेक्ट को मत लूटो, हम हैं लोकी एसगार्ड से। उसकी यह बात सुनकर डॉक्टर कहता है कि लोकी, थोर का भाई, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। फिर निक फ्यूरी कहता है कि बात को और बिगाड़ने की जरूरत नहीं है, हमारी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, तुम यहाँ से जा सकते हो। तो लोकी कहता है कि एक चींटी की जूते से क्या दुश्मनी हो सकती है, हम तुम्हारे लिए खुशखबरी लेकर आए हैं, दुनिया के आजाद होने की। निक बोला, और तुम आजादी किससे दिलाना चाहते हो। यहाँ पर लोकी उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता और डॉक्टर को फिर से अपने काबू में कर लेता है। फिर क्लिंट बोलता है कि सर, मिस्टर फ्यूरी रुकावट डाल रहे हैं, हमें यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए।
इस जगह में एक्सप्लोजन होने वाला है और हम 100 फीट नीचे मलबे में दब जाएंगे। फिर वह निक से टेसरेक्ट छीनकर वहां से जाने लगते हैं और बाहर आकर गाड़ियों में बैठ जाते हैं। तभी मारिया के पास निक का मैसेज आता है कि क्लिंट ने पार्टी बदल ली है। यह मैसेज क्लिंट ने भी सुना और वह लोग मारिया पर अटैक कर देते हैं और वहां से भाग जाते हैं। बाकी बचे एजेंट को कोल्सन बाहर निकालता है और निक हेलीकॉप्टर में बैठकर वहां से चला जाता है। उनके निकलते ही उस अड्डे में एक्सप्लोजन हो जाता है। निक हेलीकॉप्टर से लोकी का पीछा करता है, लेकिन लोकी उसके हेलीकॉप्टर को डिस्ट्रॉय कर देता है और निक फ्यूरी कोल्सन और मारिया से बात करता है और कहता है कि टेसरेक्ट अब दुश्मनों के पास है और जितने भी लोग घायल हुए हैं उनको बचाने में लग जाओ। ये लेवल 7 है और तुम ये समझ लो कि जंग छिड़ चुकी है। इसके बाद हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो कुर्सी पर बंधी हुई है और कुछ आदमी उसको मार रहे हैं। उस लड़की का नाम होता है नताशा रोमानोफ। फिर उस आदमी के पास एक कॉल आता है जो कि फिल कोल्सन का होता है और कहता है कि मेरी लड़की से बात करवाओ, नहीं तो मैं तुमको उड़ा दूंगा। वह आदमी रोमानोफ से उसकी बात करवाता है तो कोल्सन बोलता है कि तुम्हें अर्जेंटली वापस आना होगा। तो रोमानोफ कहती है कि तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? मैं यहाँ पर काम कर रही हूँ और यह बेवकूफ मुझे सारी जानकारी दे रहा है। तो वह कहता है कि उसे छोड़ो और यह काम ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वह उसको क्लिंट के बारे में बताता है तो रोमानोफ उसको 2 मिनट रुकने के लिए बोलती है और वहाँ पर खड़े आदमियों से फाइट करने लगती है। वह उस फाइट को इजीली जीत भी जाती है। फिर वह वापस कॉल पर आती है और पूछती है कि वह जिंदा भी है या नहीं। तो कोल्सन कहता है कि एक बार तुम यहाँ आ जाओ, फिर मैं तुम्हें सब बता दूंगा, लेकिन इससे पहले तुम्हें स्टार्क के पास जाकर उससे बात करनी होगी। तो वह कहती है कि तुम्हें पता है ना कि वह पागल टोनी स्टार्क मुझ पर जरा भी भरोसा नहीं करता। वह ऐसा इसीलिए कह रही थी क्योंकि आयरन मैन 2 में उसने उसके साथ धोखा किया था। टोनी स्टार्क को लगता था कि वह सिर्फ एक मामूली लड़की है और वह उसके साथ दंगल खेलने के भी सपने देख रहा था, लेकिन जैसे ही उसको पता चला कि वह एक शील्ड की एजेंट है और उस पर नजर रख रही है तो उसके सारे सपने टूट गए। तो कोल्सन कहता है ठीक है, उसको मैं देख लूंगा, तुम उस हरे पहाड़ को ले आओ। यह सुनकर रोमानोफ थोड़ी परेशान हो जाती है। इसके बाद हमें इंडिया का कोलकाता दिखाया जाता है जहां पर एक लड़की भागी भागी जा रही है और एक घर के सामने जाकर रिक्वेस्ट करने लगती है कि यहाँ पर डॉक्टर है ना, तो प्लीज उनको मेरे साथ भेज दीजिए। मेरे बाबा उठ नहीं रहे हैं, उनको बुखार है और उनकी आंखें खुल नहीं रही हैं। वह डॉक्टर होते हैं ब्रूस बैनर, जिसे हम इनक्रेडिबल हल्क के नाम से भी जानते हैं। हल्क के साथ पिछले दिनों जो हादसा हुआ था उससे छुपने के लिए वह कोलकाता आया हुआ था और वहाँ पर छुपकर रह रहा था। फिर बैनर उस लड़की के साथ चल देता है तो वह लड़की उसको एक पुरानी सी झोपड़ी में लाती है। वहाँ पर कोई बाबा नहीं था, वहाँ पर थी रोमानोफ जो उसको धोखे से वहाँ पर बुलाई थी। तो वह कहती है कि तुमने शांत रहने के लिए जगह तो अच्छी चुनी है। तो बैनर उसको कहता है आखिरकार तुम मुझे शहर से बाहर ले ही आई, लगता है पूरा इलाका घिरा हुआ है। तो वह कहती है नहीं, यहाँ सिर्फ तुम और मैं हूँ। इसके बाद रोमानोफ उसको अपने साथ चलने के लिए बोलती है और कहती है कि हमारी दुनिया पर खतरा मंडरा रहा है। फिर वह उसको टेसरेक्ट की एक पिक्चर दिखाती है और कहती है कि इसमें पूरे प्लेनेट को डिस्ट्रॉय करने की पावर है। तो बैनर कहता है तो निक इसमें मेरी क्या मदद चाहता है? क्या वह चाहता है कि मैं इसको निगल जाऊं? तो रोमानोफ कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, बस तुम्हें इसे ढूंढना है। इसमें से बहुत ही कम गामा किरणें निकलती हैं जिसे हम उसका पता नहीं लगा पा रहे हैं, लेकिन तुम उसका पता जरूर लगा सकते हो क्योंकि गामा को तुमसे बेहतर और कोई नहीं जानता। अगर कोई होता तो मैं उसके पास जाती। तो बैनर उससे कहता है कि क्या निक तुम्हें सब कुछ बताता है? तो वह कहती है मैं नहीं जानती। तो बैनर कहता है झूठ मत बोलो, वह मुझे पिंजरे में डालना चाहता है। तो रोमानोफ डर जाती है और उस पर गन तान देती है। तो बैनर कहता है मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, चलो हम बैठकर बात करते हैं, तुम इसे नीचे कर सकती हो।
क्या तुम यह चाहती हो कि यह देखकर वह राक्षस बाहर आ जाए और तोड़फोड़ करने लग जाए? तभी रोमनोफ बाहर खड़े सोल्जर्स को हथियार नीचे करने के लिए बोलती है। तो बैनर बोलता है, तुम तो कह रही थी कि यहाँ पर सिर्फ हम दोनों हैं। फिर बैनर उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है और वहीं पर निक फ्यूरी अपने लीडरों से बात कर रहा है कि लोकी हमारे इस प्लेनेट को डिस्ट्रॉय करने की साजिश रच रहा है, हमें एक रिस्पॉन्स टीम बनाने की जरूरत है। तो वह लीडर बोलते हैं कि हमें टीम नहीं चाहिए, आप फेज 2 पर ध्यान दो। तो निक बोलता है कि फेज 2 अभी तैयार नहीं है, लेकिन हमारा दुश्मन तैयार है। वह लीडर कहते हैं कि आप दुनिया का सबसे खुफिया नेटवर्क चलाते हैं और दुनिया की किस्मत कुछ ऐसे सरफिरों के हाथों में देना चाहते हैं, अवेंजर्स। वह प्लान तो कब का खत्म हो चुका है। तो निक बोलता है कि यह अवेंजर्स के बारे में नहीं है और ना ही मैं किसी को किसी के हाथों में सौंप रहा हूँ। हमें जरूरत है एक रिस्पॉन्स टीम की। हो सकता है कि यह अलग हो, अनुशासनहीन हो, पर मुझे विश्वास है कि जब इनको सही दिशा दिखाएंगे तो यह जरूर हमारे काम आएंगे। फिर इसके बाद हमें दिखाई देते हैं कैप्टन अमेरिका, जो कि एक पंचिंग बैग पर प्रैक्टिस कर रहे थे। तभी वहाँ पर निक फ्यूरी आता है और कहता है कि क्या हुआ कैप्टन, नींद नहीं आ रही? तो कैप्टन बोलता है कि 70 साल सोया हूँ सर, जिंदगी भर की नींद पूरी कर ली। फिर निक फ्यूरी कैप्टन को टेसरेक्ट के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि हावर्ड स्टार्क जब तुम्हें समुद्र में ढूंढ रहे थे तो उन्होंने इसको भी निकाला था और जो वह सोच रहे थे वही आज हम सोच रहे हैं। टेसरेक्ट कभी ना खत्म होने वाली ऊर्जा हमें दे सकता है, जिसकी दुनिया को बहुत जरूरत है। फिर निक कैप्टन को लोकी के बारे में बताता है और कहता है, अगर तुम्हें हमारे साथ काम करना है तो हमें तुम्हें बहुत कुछ बताना पड़ेगा। तुम्हें सब चीज की जानकारी तुम्हारे घर पर रखी फाइल पर मिल जाएगी। फिर कैप्टन वहां से जाने लगता है और कहता है कि टेसरेक्ट को वहीं समुद्र में ही छोड़ देना चाहिए था। इसके बाद हमें दिखाई देते हैं हमारे सबसे फेवरेट सुपर हीरो टोनी स्टार्क, आयरन मैन, जो कि समुद्र में कुछ काम को अंजाम दे रहा था। टोनी स्टार्क ने अपने लिए एक नया स्टार्क टावर नाम से हेड क्वार्टर बनाया था और उसके ऊपर एक बड़ा आर्क रिएक्टर लगाया था, जो कि स्टार्क टावर को लगातार पावर देता रहे। फिर जार्विस टोनी को कहता है कि शील्ड के एजेंट फिल कोल्सन आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन टोनी उससे बात करने से साफ मना कर देता है। स्टार्क पेपर से बातें कर रहा होता है, लेकिन कोल्सन बार बार कॉल करके उसे परेशान करता है। फिर वह उसके पास ही आ जाता है और स्टार्क को एक फाइल देता है और एवेंजर्स के बारे में बताता है। तो टोनी स्टार्क कहता है कि मुझे लगा था कि एवेंजर्स का प्लान पहले से ही रद्द कर दिया और उन्होंने तो मुझे इस लायक भी नहीं समझा। उन्हें लगता है कि मैं घमंडी, खुदगर्ज इंसान हूँ जिसकी किसी से भी नहीं पटती। फिर पेपर के कहने पर टोनी स्टार्क उनके साथ काम करने के लिए मान जाता है और टेसरेक्ट पर स्टडी करने लगता है। फिर इसके बाद एक जेट में कोल्सन और कैप्टन निक फ्यूरी के पास जा रहे थे तो कैप्टन हल्क की न्यूज देख रहा था। तो उससे पूछता है कि क्या डॉक्टर बैनर भी इस सीरम का इस्तेमाल कर रहे थे जैसा मुझ पर हुआ था? तो कोल्सन कहता है कि तुम दुनिया के सबसे पहले सुपर हीरो थे, पर डॉक्टर बैनर भी किसी कंप्यूटर से कम नहीं है। अगर वह हरा राक्षस ना बने तो वह काफी स्मार्ट बंदा है। मैं आपसे पहले भी मिल चुका हूँ, मैं वहीं पर मौजूद था जब आप सो रहे थे, मतलब जब आप बेहोश थे, और हमने आपकी यूनिफॉर्म में कुछ चेंजेस किए हैं। और दूसरी तरफ लॉकी डॉक्टर सेल्विग से काम करवा रहा था कि तभी थैनोस का सेनापति उससे कांटेक्ट करता है और कहता है कि जल्दी जल्दी काम करो, चित्तौरी सेना धरती पर आने के लिए बेचैन है। अगर तुमने उसके प्लान में कुछ गड़बड़ की तो वह तुम्हें नहीं छोड़ेगा। अगर टेसरेक्ट हमसे ज्यादा टाइम तक दूर रखा गया और तुम हमें धोखा देकर भाग गए तो ऐसी कोई जगह, कोई रडार, कोई लोकेशन नहीं होगी जहां हम तुम्हें नहीं ढूंढ सकते, याद रखना। फिर कैप्टन वहां पर पहुंच जाता है तो रोमनॉफ उससे मिलती है और कहती है कि क्या तुमने कोल्सन के कार्ड पर ऑटोग्राफ नहीं दिया? वह बचपन से तुम्हारा फैन है। फिर वह उसको डॉक्टर बैनर से मिलाती है तो कैप्टन उससे कहता है कि हेलो डॉक्टर बैनर,
मैंने सुना है कि आप टेसरेक्ट को ढूंढ सकते हैं। तो बैनर कहता है कि आपने मेरे बारे में सिर्फ इतना ही सुना है। तो कैप्टन बोला कि मुझे सिर्फ इतनी ही जानकारी से मतलब है। फिर वह लोग उस हेलीकैरियर को हवा में उड़ा देते हैं और उसे इनविजिबल कर देते हैं, जिसे देखकर कैप्टन काफी चौंक जाता है और $10 निकालकर फ्यूरी को देता है। वह ऐसा इसीलिए करता है क्योंकि वह शर्त हार गया था, क्योंकि जब निक कैप्टन से मिलने गया था तो उसने कहा था कि यह दुनिया पहले से भी बहुत ज्यादा अजीब हो गई है, पर कैप्टन ने कहा था कि मुझे अब कुछ भी अजीब नहीं लगता, जिस पर वह दोनों शर्त लगाते हैं और वह शर्त कैप्टन अभी हार गया था। फिर वह लोग डॉक्टर बैनर को उसके काम पर लगा देते हैं और वहीं पर डॉक्टर सेल्विक को इरिडियम की जरूरत पड़ती है। तो क्लिंट और लोकी उसे लेने के लिए जर्मनी चले जाते हैं। निक फ्यूरी को लोकी की लोकेशन का पता चल जाता है तो वह कहता है कि कैप्टन वक्त आ गया है, शुरू हो जाओ। लोकी वहां पर थोड़ा तमाशा करता है ताकि क्लिंट को थोड़ा समय मिल जाए। उसे देखकर लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं। तो वह कहता है हमारे आगे घुटने टेको, और उधर क्लिंट इरिडियम निकालने में सक्सेसफुल हो जाता है। उससे डरकर वह सभी लोग उसके सामने झुक जाते हैं। तो वह कहता है क्या तुम लोग भूल नहीं रहे हो कि तुम्हारी औकात क्या है? तुम सब गुलामी के लिए बने हो। तभी उस भीड़ में से एक बुजुर्ग आदमी उठता है और कहता है कि हम तुम्हारे सामने घुटने नहीं टेकेंगे। लोकी उस बुजुर्ग आदमी को मारने के लिए सेप्टर से फायर करता है। तभी वहां पर कैप्टन उसको बचा लेता है और उसका फायर उसी पर रिटर्न कर देता है। फिर उन दोनों में एक छोटी सी फाइट हो जाती है जिसमें लोकी कैप्टन को बड़ा गंदा पीटता है। तभी उसको बचाने के लिए वहां पर आयरन मैन आ जाता है और कहता है चल अब दिखा अपना जलवा सींग वाले भैंसे। सिचुएशन को देखकर लोकी सरेंडर कर देता है और हार मान लेता है। फिर वह लोग उसे पकड़कर फ्यूरी के पास ले जाने लगते हैं। तो वह लोग सोचते हैं कि इसने इतनी जल्दी हार कैसे मान ली। तो कैप्टन कहता है मुझे इस पर विश्वास नहीं है, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। तो स्टार्क कैप्टन का मजाक उड़ाता है और कहता है कि बुजुर्ग होने के बावजूद भी तुम काफी चुस्त हो, जिम जाते हो क्या? मूवी से हटके कैप्टन बी लाइक। कैप्टन समझ जाता है कि स्टार्क उसकी इज्जत की माँ बहन कर रहा है। तो वह उससे कहता है कि फ्यूरी ने मुझे बताया नहीं कि वह तुम्हें भी बुला रहा है। तो स्टार्क बोला कि ऐसा बहुत कुछ है जो फ्यूरी ने तुम्हें नहीं बताया। लेकिन तभी वहाँ पर बिजली कड़कने लगती है। तो कैप्टन लोकी से कहता है कि क्या हुआ, जरा सी बिजली देखकर डर गए? तो लोकी उनको बताता है कि इस बिजली का कड़कना हम सब के लिए अपशगुन है। फिर उस जेट के ऊपर थोर आ जाता है और लोकी को पकड़कर वहाँ से भाग जाता है। फिर उसे पकड़ने के लिए कैप्टन और आयरन मैन नीचे कूद जाते हैं। फिर थोर लोकी को एक जगह पर लाकर पटक देता है और कहता है कि बताइए टेसरेक्ट कहाँ है? तो लोकी टेसरेक्ट के बारे में न बताकर उसको घरेलू झगड़ों में उलझा देता है। फिर थोर उसकी बातों को एक तरफ में रखकर टेसरेक्ट के बारे में पूछने लगता है। तभी वहाँ पर आयरन मैन आ जाता है और उसको उड़ाकर ले जाता है और एक खाली मैदान में लाकर पटक देता है और कहता है आगे से मेरा शिकार मत लेना। तो थोर बोलता है कि क्या तुम जानते हो कि तुम्हारा पाला किससे पड़ा है? तो स्टार्क बोलता है नाटक कंपनी के साइड हीरो से। क्या तुम्हारी अम्मा जानती है कि तुम उनके कपड़े चुरा कर पहनते हो? तो थोर कहता है कि यह सब तुम्हारी समझ से परे है। टीन के डिब्बे लोकी को ओडिन के इंसाफ का सामना करना पड़ेगा। आयरन मैन कहता है अगर वो टेसरेक्ट दे देता है तो जो चाहे मर्जी करो, लेकिन तब तक मेरे रास्ते से हट जाओ। उसकी बातें सुनकर थोर को गुस्सा आ जाता है और वह अपने हैमर से एक जोरदार वार करता है जिससे आयरन मैन सरप्राइज हो जाता है। फिर थोर उस पर बिजली गिरा देता है जिससे उसके सूट की पावर 400% तक बढ़ जाती है। तो आयरन मैन अपने रिपल्सर और आर्क रिएक्टर से थोर पर अटैक कर देता है। फिर उनमें एक तगड़ी फाइट हो जाती है जिसमें वह दोनों एक दूसरे को काफी अच्छी टक्कर दे रहे थे। तभी उनके बीच में कैप्टन आ जाता है और कहता है हे रुको, बस बहुत हो गया, हमें नहीं पता है कि तुम यहाँ पर क्या करने आए हो। तो थोर कहता है हम यहाँ लोकी के इरादों को नाकाम करने आए हैं।
उसको लेने आए हैं। फिर कैप्टन बोला, अगर तुम सच कह रहे हो तो साबित करो और इस हथौड़े को नीचे रखो। तभी आयरन मैन बोला, अरे क्या कह रहे हो, हथौड़े से ही तो इसकी औकात है। उसका इतना कहना ही था कि थोर ने उसके मुंह पर हथौड़ा दे मारा। फिर वह कैप्टन से बोला कि तुम चाहते हो कि हम हथौड़ा नीचे रख दें। यह बोलकर थोर कैप्टन की तरफ कूदा तो कैप्टन उससे बचने के लिए अपनी शील्ड आगे कर देता है, जिससे थोर का हथौड़ा उसकी शील्ड पर पड़ता है तो उसमें से जबरदस्त साउंड वेव के साथ एनर्जी निकलती है, जिससे वह लोग दूर जाकर गिरते हैं। फिर उन तीनों में समझौता हो जाता है और वह लोकी को लाकर उस हेली कैरियर की जेल में कैद कर देते हैं। फिर वहाँ पर निक फ्यूरी आता है और लोकी को धमकी देता है कि अगर तुमने इस पिंजरे को तोड़ने की कोशिश की या इस पर खरोच भी आई तो तुम यहाँ से 30,000 फीट नीचे गिरा दिए जाओगे। इसके बाद कैप्टन थोर से पूछता है कि लोकी इस मामले को लंबा खींचेगा तो हमें बताओ उसका प्लान क्या है। फिर थोर उनको बताता है कि लोकी के पास चित्तौरी नाम की एक सेना है। वह ना तो एसगार्ड की है और ना ही किसी और ग्रह की। वो उसे पृथ्वी जितवा देंगे और बदले में टेसरेक्ट ले लेंगे। यह सुनकर बैनर कहता है, तो इसका मतलब वह एक और प्रवेश द्वार बनवा रहे हैं, इसीलिए उन्हें एरिक सेल्विक की जरूरत है। उन्हें हमारी टेक्नोलॉजी की जरूरत है। उन्हें इरिडियम की जरूरत है। उन्हें इरिडियम क्यों चाहिए? तभी वहाँ पर स्टार्क आता है और कहता है कि वो टेसरेक्ट को शांत रखता है। मतलब ये कि प्रवेश द्वार उतनी देर तक खुल सकता है जितनी देर तक लोकी चाहता है। चलो मस्ट्यूल उठा दो, बाल खोल दो। खोलो। वो आदमी वहाँ पर वीडियो गेम खेल रहा है। उसे लगा कि हमें पता नहीं चलेगा, पर हमें चल गया। बाकी का सारा सामान एजेंट क्लिंट को बड़े ही आराम से मिल जाएगा, लेकिन एक खास चीज की कमी है। उन्हें चाहिए बहुत सारी ऊर्जा जिसके जरिए टेसरेक्ट क्यूब को चला सकें। फिर कैप्टन कहता है, इसका मतलब लोकी को ऊर्जा का खास जरिया चाहिए। ब्रूस बैनर ने कहा, लोकी को टेसरेक्ट क्यूब को 12 करोड़ डिग्री सेल्सियस तक ले जाना होगा, तभी उनमें परमाणु प्रतिक्रिया शुरू होगी। स्टार्क कहता है, अगर सेल्विग ने पहले से ही यह पता ना लगा लिया हो कि क्वांटम टनलिंग के प्रभाव को कैसे स्टेबलाइज करें। बैनर उसकी बात को आगे बढ़ाते हुए बोलता है, अगर वह ऐसा कर लेता है तो वह ग्रह के किसी भी रिएक्टर में भारी परमाणु सहयोग हासिल कर सकता है। उसकी बात सुनकर स्टार्क कहता है, वाह, देखकर खुशी हुई, कोई तो मेरे जितना इंटेलिजेंट निकला। तभी कैप्टन बोला कि यह तो कुछ ज्यादा ही बोलता है। स्टार्क बैनर से कहता है कि आपसे मिलकर खुशी हुई डॉक्टर बैनर। जिस तरह आप साइंस पर नए नए एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। और जब आप आउट ऑफ कंट्रोल होकर एक हरे भरे गुस्सैल राक्षस बन जाते हैं, वो तो कमाल ही है। फिर वह दोनों टेसरेक्ट को ढूंढने के लिए काम पर लग जाते हैं। उनके जाते ही वह आदमी फिर से वीडियो गेम खेलने लगता है। स्टार्क और बैनर आपस में बातें कर रहे हैं। स्टार्क पूरी तरह से उनके काम में नहीं लगा हुआ है। उसे लगता है कि शील्ड उससे कुछ छुपा रही है। तभी वहाँ पर कैप्टन भी आ जाता है। तो स्टार्क कहता है कि मैं जब से यहाँ पर आया हूँ तब से मेरा कंप्यूटर जार्विस उनके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है और कुछ ही घंटों में मैं शील्ड का हर वह घिनौना राज जान जाऊंगा जो वह हमसे छुपा रहे हैं। स्टार्क की बातें सुनकर कैप्टन भी छानबीन शुरू कर देता है। इसके बाद वहाँ पर निक फ्यूरी आता है और कहता है कि मिस्टर स्टार्क, आप यह क्या कर रहे हैं? तो स्टार्क कहता है, अरे हाँ, मैं भी तो यही सोच रहा हूँ कि आप क्या कर रहे हैं। तो निक कहता है कि आपको टेसरेक्ट ढूंढने पर ध्यान देना चाहिए। तो वह दोनों कहते हैं, हम वही कर रहे हैं। मॉडल तैयार है और हम गामा सिग्नल्स को ढूंढ रहे हैं। जब वह मिल जाएंगे तो हमें नजदीकी लोकेशन का पता चल जाएगा और आपको आपका टेसरेक्ट मिल जाएगा। फिर स्टार्क निक से पूछता है कि यह फेज 2 क्या है। इतने में ही वहाँ पर कैप्टन एक वेपन लेकर आता है और कहता है कि फेज 2 में शील्ड टेसरेक्ट का इस्तेमाल करके खतरनाक हथियार बनाएगी। तभी वहाँ पर वह सभी आ जाते हैं। तो बैनर रोमनोफ से कहता है, क्या तुम इन सब के बारे में जानती थी? तो वह कहती है कि तुम इन सब से तो दूर ही रहो डॉक्टर। तो बैनर कहता है कि मैं तो इन सब से बहुत दूर था, कोलकाता में तुम ही मुझे यहाँ पर लेकर आई थी। मैं यहाँ से इतनी आसानी से नहीं चला जाऊंगा। मैं जानना चाहता हूँ कि शील्ड टेसरेक्ट का इस्तेमाल करके विनाशकारी हथियार क्यों बना रही है। तो निक फ्यूरी थोर की तरफ उंगली करके कहता है, इसकी वजह से। वह बताता है
कि पिछले साल जब डिस्ट्रॉयर आया था तो उसने एक छोटा सा शहर तबाह कर दिया था और उससे लड़ने के लिए हमारी सेना इतनी एडवांस नहीं थी। यही सब सोचकर हम यह हथियार बना रहे थे। थोर बोला, हम आप लोगों से कोई झगड़ा नहीं चाहते। एसगार्ड तुम्हारे ग्रह से सिर्फ शांति चाहता है। तो निक फ्यूरी कहता है, अंतरिक्ष में सिर्फ तुम ही नहीं हो, समझे? और हमें खतरा भी सिर्फ तुम ही से नहीं है। हमारी धरती ऐसे अजनबियों से भरती जा रही है जिनका कोई मुकाबला नहीं है, जिन्हें कोई काबू नहीं कर सकता। तभी वह सभी लोग आपस में ही बहसने और झगड़ने लगते हैं। तभी दूसरी ओर होकाय अपनी टीम के साथ उनके जहाज पर आ जाता है। थोर बोला कि आप लोग अमन की बात करते हैं और जंग छेड़ना चाहते हैं, जिस पर बैनर कहता है, बस यही तो उनका तरीका है। हम क्या हैं, एक टीम? नहीं नहीं, हम एक प्रयोग पदार्थ हैं जो अराजकता फैलाते हैं, या यूँ कहें कि हम एक टाइम बॉम्ब हैं। तो निक फ्यूरी बोलता है कि डॉक्टर बैनर, अब आपको लौट जाना चाहिए। स्टार्क कहता है, अरे कि कोई शख्स अपनी भड़ास क्यों नहीं निकाल सकता भाई? तो कैप्टन कहता है, तुम अच्छी तरह जानते हो क्यों, उसे उकसाओ मत। स्टार्क कहता है, अच्छा चलो उसे नहीं तो तुम्हें उकसा लेता हूँ। तो कैप्टन बोला, हाँ, कवच के अंदर एक घमंडी आदमी, उसे उतार दो तो तुम क्या हो? तो स्टार्क उसकी बात का जवाब देते हुए कहता है, जीनियस, करोड़पति, रोमियो और समाज सेवक। उसकी बात सुनकर कैप्टन कहता है कि मैं कईयों को जानता हूँ जिनके पास ये नहीं है, पर तुम जैसे 10 प्रभारी हैं। तुम सिर्फ अपने लिए लड़ते हो, देखा है मैंने। तुम उनमें से नहीं हो जो दूसरों के लिए अपना नापाक छोड़ दें, जो अपने सीने पर गोली खाकर दूसरों की जान बचाए। तो टोनी कहता है, मेरा उसूल है, जान है तो जहान है। कैप्टन कहता है, हर बात का जवाब है ना, तुमसे खतरा बेशक ना हो, पर यह हीरो बनने का नाटक बंद करो। उसकी बात सुनकर स्टार्क बोला, मैं और हीरो तुम्हारी तरह? तुम तो लैब में किया हुआ बस एक एक्सपेरिमेंट हो, एक ऐसा अजूबा जिसे बनाया गया एक बोतल में। और दूसरी तरफ होकाय एक एरो उनके हेली कैरियर पर लगा देता है। कैप्टन कहता है कि चलो अपना कवच पहन लो, हो जाए दो हाथ। उनकी बातें सुनकर निक फ्यूरी रोमनॉफ से कहता है कि तुम डॉक्टर बैनर को उनके रूम में ले जाओ। वह ऐसा इसीलिए कह रहा था कि कहीं बैनर हल्क में ट्रांसफॉर्म ना हो जाए और उसकी माँ बहन ना कर दे। तो बैनर कहता है, आप कौन से रूम की बात कर रहे हो? वह रूम जिसको लोकी की कैद बना दिया? तो वह कहता है, तुम मुझे कैद करना चाहते हो ताकि टाइम आने पर मुझे मार दो। यह काम मैंने भी किया था, मुझे कोई अंत ही नजर नहीं आ रहा था, तो मैंने अपने सर पर गन तान दी थी खुद को खत्म करने के लिए, लेकिन उस दूसरी शख्सियत ने मुझे बचा लिया। फिर जिंदगी यूं ही ऐसे ही चलती रही। मैं लोगों की मदद करता रहा जब तक तुम मुझे इस पागलपन में घसीट ना लाई, और अब सबकी जिंदगी दांव पर लगा दी। तुम मेरा राज जानना चाहती थी ना एजेंट रोमनॉफ, कि मैं खुद को शांत कैसे रखता हूँ? इतना कहकर बैनर उस शाही छड़ी को उठा लेता है। तो कैप्टन कहता है कि डॉक्टर बैनर, शाही छड़ी को नीचे रखिए। तो बैनर छड़ी को नीचे रखकर वहाँ से जाने लगता है और कहता है, सॉरी दोस्तों, अब आप मेरी दूसरी शक्ल नहीं देख पाएंगे। फिर उन्हें टेसरेक्ट का पता चल जाता है। तो स्टार्क कहता है कि मैं वहाँ सबसे पहले जा सकता हूँ। तो कैप्टन कहता है, तुम अकेले नहीं जाओगे। स्टार्क कहता है, तुम रोकोगे मुझे? कैप्टन कहता है, अपना कवच तो पहन लो, फिर देखते हैं। स्टार्क बोला, मुझे बुड्ढों पर हाथ उठाने में कोई शर्म नहीं आती। फिर क्लिंट वहाँ पर एक धमाका कर देता है जिससे उस हेली कैरियर का एक हिस्सा डैमेज होकर नीचे गिर जाता है। मारिया हिल फ्यूरी को कहती है कि 3 नंबर का इंजन बंद पड़ गया है। तो फ्यूरी स्टार्क को कहता है वहाँ जाने के लिए। स्टार्क कैप्टन को कहता है कि तुम 3 नंबर के पास जाओ, मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा। और फिर वह अपना मार्क 6 एक्टिवेट कर देता है। वहाँ का माहौल बिगड़ता देख बैनर हल्क में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिसे देखकर लॉकी खुश हो जाता है। फिर स्टार्क और कैप्टन उस हेली कैरियर को ठीक करने में लग जाते हैं और हल्क रोमनॉफ के पीछे पड़ जाता है। वह उसे मारने वाला होता है कि तभी थोर आकर उससे फाइट करने लगता है। थोर उसके पंच को रोकता है और कहता है कि हम तुम्हारे दुश्मन नहीं, दोस्त है बैनर, जरा सोचो। लेकिन वह उसकी एक नहीं सुनता और उसको दूर पटक कर मारता है। अब तो थोर को गुस्सा आ जाता है और वह म्योल्निर को बुलाता है। जैसे ही हल्क उसके पास आता है तो वह एक जोरदार वार हल्क के मुंह पर करता है, जिससे हल्क पूरा हिल जाता है। फिर थोर अपने हथौड़े को उसके ऊपर फेंक कर मारता है। तो हल्क चौड़ा होकर थोर का हथौड़ा पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वर्दी ना होने की वजह से उसका हाथ हथौड़े के नीचे दब जाता है।
हल्क उसे उठाने की काफी कोशिश करता है, लेकिन उसकी फटके हाथ में आ जाती है। मूवी से हटके हल्क बी लाइक, धत इसकी माँ का, यह हथौड़ा है या पहाड़। ऑडियंस के सामने बेइज्जती करवा दी इसने तो। फिर एक जेट आता है और हल्क पर फायरिंग करने लगता है, जिससे हल्क गुस्सा हो जाता है और उस जेट पर टूट पड़ता है और उसे क्रैश कर देता है। फिर वह प्लेन नीचे गिरने लगता है और हल्क भी उसके साथ नीचे गिरने लगता है। क्लिंट उनके केबिन में घुसता है और उनके कंप्यूटर को हैक कर लेता है और उस हेलीकैरियर को ऑफ कर देता है, जिससे वह नीचे गिरने लगता है। टोनी स्टार्क बंद पड़े इंजन को खुद जाकर स्टार्ट करने का फैसला करता है और कैप्टन हवा में लटक जाता है। थॉर लोकी के पास जाता है तो वह देखता है कि लोकी आजाद हो चुका है। वह उसको पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है तो लोकी इनविजिबल हो जाता है और थोर को ही उस पिंजरे में कैद कर देता है। वह थोर को नीचे गिराने की कोशिश करने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर कोल्सन आ जाता है और डिस्ट्रॉयर से बने हुए वेपन से उसको मारने की कोशिश करता है, लेकिन लोकी उसके साथ छल करके उसी को मार देता है और थोर को उस पिंजरे के साथ नीचे फेंक देता है। तो थोर उससे निकलने की काफी कोशिश करता है। वह पिंजरा काफी तेजी से नीचे गिरता जा रहा था, लेकिन वह उससे निकल नहीं पाता। फिर वह एक और कोशिश करता है और उससे निकल जाता है। और दूसरी ओर रोमनोफ क्लिंट को होश में ले आई थी और काफी कोशिशों के बाद स्टार्क और कैप्टन उस इंजन को ठीक करने में कामयाब होते हैं। फिर लोकी सेप्टर लेकर भाग जाता है। फिल कोल्सन की मौत के बाद सभी लोग एक हो जाते हैं। फिर हमें हल्क दिखाया जाता है जो नीचे गिरने के बाद एक कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में गिर गया था। तो उसको एक बूढ़ा आदमी जगाता है और कहता है कि क्या तुम एलियन हो, अंतरिक्ष वाले? तुम जब गिरे थे तो बहुत बड़े, लंबे और हरे थे और तुम नंगे भी थे। फिर वह उसको पहनने के लिए एक पेंट देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि लोकी ने टोनी स्टार्क की बिल्डिंग स्टार्क टावर पर वह मशीन लगा दी है। अब वह लोग एक बार फिर से तैयार हो जाते हैं लोकी से लड़ने के लिए और वह लोग वहां से चल पड़ते हैं न्यूयॉर्क की तरफ। जब आयरन मैन टावर के पास पहुंचता है तो जार्विस उससे कहता है कि मैंने आर्क रिएक्टर तो बंद कर दिया है सर, पर टेसरेक्ट तो खुद ब खुद चल रहा है। फिर स्टार्क सेल्विक से कहता है कि उस मशीन को बंद कर दीजिए डॉक्टर। तो डॉक्टर कहता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, बहुत देर हो चुकी है। तो टोनी उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। फिर वह नीचे लोकी को देखता है तो वह उसके पास जाता है तो उसको अपनी बातों में फंसाकर एक ब्रेसलेट पहन लेता है। यह ब्रेसलेट बिल्कुल थोर के हथौड़े की तरह काम करता है। जिस तरह थोर म्योल्निर को बुलाता है, उसी को देखकर टोनी ने कुछ ऐसा ही डिवाइस बनाया है जिसकी वजह से वह जहां भी होगा वह उस ब्रेसलेट से मार्क 7 को बुला सकता है। फिर वह लोकी से कहता है कि हमारी टीम जब यहाँ पर आएगी तब तुम क्या करोगे? तो लोकी कहता है कि हमारी फौज आ रही है तो हमें किस बात का डर, हमारे पास हमारी फौज है। तो टोनी कहता है हमारे पास हल्क है, हो सकता है तुम्हारी फौज यहाँ आए, हो सकता है कि वह हम पर भारी भी पड़े, पर इसके जिम्मेदार तुम ही होंगे, क्योंकि अगर हम पृथ्वी को बचा नहीं सके तो हम इसका बदला जरूर लेंगे। तो लोकी कहता है वो बदला तो हमसे तब लेंगे जब वह तुमसे लड़ने में व्यस्त रहेंगे। इतना कहकर वह स्टार्क को सेप्टर से कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन वह सेप्टर आर्क रिएक्टर से टकरा जाता है, जिससे वह कोई काम नहीं करता। तो वह कहता है कि यह काम क्यों नहीं कर रहा है? तो स्टार्क कहता है ड्रामेबाजी में ऐसा ही होता है, कभी कभी पर्दा नहीं खुलता तो दर्शक सोचते रह जाते हैं। उसने इतना बोला ही था कि लोकी ने उसकी गर्दन पकड़ी और बोला कि तुम सब हमारे सामने झुकोगे। इतना कहकर वह उसको नीचे फेंक देता है। तो यहाँ पर स्टार्क उस ब्रेसलेट का इस्तेमाल करके मार्क 7 को बुला लेता है और यह सीन टोनी के टॉप शूट अप सीन में से एक है। तभी टेसरेक्ट एक बड़ा सा पोर्टल ओपन कर देती है, जिसमें से चित्तौरी आर्मी धरती पर आने लगती है और वह सब कुछ तबाह करने में जुट जाती है। आर्मी को देखकर लोकी बहुत खुश होता है। तभी उसके पास थोर आकर कहता है कि लोकी टेसरेक्ट को बंद कर दीजिए, नहीं तो हम उसको खत्म कर देंगे। तो लोकी कहता है अब यह नहीं रुकेगा, अब तो सिर्फ जंग होगी
इतना कहकर वह आपस में फाइट करने लगते हैं। तभी रोमानोफ वहाँ पर लोकी का ध्यान बटाने के लिए आती है, लेकिन लोकी उनके प्लेन को क्रैश कर देता है। वह लोग बाहर निकलकर देखते हैं कि उस पोर्टल में से अभी भी एलियन निकल रहे हैं। तो आयरन मैन कैप्टन से हल्क के बारे में पूछता है कि क्या बैनर अभी नहीं आया, जब वह आए तो मुझे बता देना। थोर लोकी से कहता है कि देखिए आपने यह क्या किया, क्या आपके राज करने से यह तबाही रुक जाएगी। तो लोकी कहता है बहुत देर हो चुकी है, अब कुछ नहीं हो सकता। तो थोर कहता है नहीं, अभी भी हम दोनों मिलकर इसे रोक सकते हैं। एक पल के लिए तो लग रहा था जैसे लोकी यह सब रोकना चाहता हो, लेकिन तभी लोकी थोर को धोखा देता है और उस पर हमला करके वहां से भाग जाता है। फिर कैप्टन कुछ पुलिस वालों के पास जाता है और कहता है कि हमें कुछ पुलिस वालों की जरूरत पड़ेगी, लोगों को यहाँ से जल्दी निकालो और मुझे इस पूरे इलाके की घेराबंदी चाहिए। तो वह पुलिस वाला कहता है तुम कौन होते हो मुझे आदेश देने वाले, मैं तुम्हारा आदेश क्यों मानूं। तभी वहाँ पर कुछ एलियन आ जाते हैं, तो कैप्टन उनसे फाइट करता है और उन पुलिस वालों को उनसे बचा लेता है। मूवी से हटके कैप्टन बी लाइक क्या बोल रहा था बे तू। यह देखकर पुलिस वाला सोचता है अरे लगता है यह तो कोई बड़ी हस्ती है, जो यह बोल रहा है वही करना पड़ेगा। तो वह उस इलाके की घेराबंदी करवाने लगता है और दूसरी तरफ आयरन मैन उस बड़े से एलियन का ध्यान अपनी तरफ करता है, जिससे वह एलियन उसकी तरफ आने लगता है। जहां पर वह तीनों फाइट कर रहे थे वहां पर थोर भी आ जाता है। वह लोग कहते हैं कि ये सेना बहुत बड़ी है, हम इससे लड़ेंगे कैसे। तो कैप्टन कहता है साथ मिलकर। इस लड़ाई में लोकी अपना ध्यान हमसे नहीं हटाने वाला और हमें यही चाहिए, उसके बिना ये आर्मी बेकाबू होकर सब कुछ तबाह कर देगी। स्टार्क ऊपर है और उसे हमारी मदद की जरूरत है। कैप्टन यह स्पीच दे ही रहा था तो वह पीछे देखता है कि बैनर वहां पर आ गया है। वह आकर कहता है कि यह तो बहुत ही डरावना नजारा है। कैप्टन आयरन मैन को कहता है कि बैनर आ गया है। तो आयरन मैन कहता है बैनर आ गया है तो उसको बोलो सूट बूट पहन ले, मैं पार्टी लेकर आ रहा हूँ। तभी वह लोग देखते हैं कि आयरन मैन के पीछे वह बड़ा सा एलियन आ रहा है। तो कैप्टन ब्रूस को कहता है कि डॉक्टर बैनर आपके लिए यही सही वक्त है गुस्सा होने का। तो ब्रूस बैनर कहता है यही तो मेरा राज है कैप्टन, मैं हमेशा गुस्से में ही रहता हूँ। इतना बोलकर बैनर हल्क में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और हमें दिखता है मूवी का बड़ा आइकॉनिक सीन, जिसमें हल्क उस बड़े से एलियन को एक ही पंच में डिस्ट्रॉय कर देता है। यह देखकर वह आर्मी उन पर गुर्राने लगती है, तो हल्क भी उन पर एक जोरदार चिंगाड़ मारता है और वह सभी अवेंजर्स असेंबल हो जाते हैं। उस पोर्टल से और भी एलियन को आते देख वह सब बोलते हैं हुकुम कैप्टन। तो कैप्टन बोलता है जब तक हम उस प्रवेश द्वार को बंद ना कर दें हमें उन्हें रोकना होगा। क्लिंट तुम छत पर जाओगे, सब पर नजर रखोगे, कौन कहाँ है बताओगे, और स्टार्क कोई भी चीज 3 बिल्डिंग से बाहर निकले तो या तो तुम उसे लड़ाई के मैदान में लाओगे या उसे राख कर दोगे। फिर क्लिंट स्टार्क को कहता है कि क्या तुम मुझे छत पर ले जा सकते हो। तो स्टार्क कहता है हाँ क्यों नहीं, तैयार हो जाओ मेरे तीर मार खा। फिर आयरन मैन उसे उड़ाकर वहां से ले जाता है। इसके बाद कैप्टन थोर से कहता है कि थोर तुम्हें प्रवेश द्वार पर नाकाबंदी करनी है और उसे रोकना है, तुम्हारे पास बिजली है, जला डालो उन सबको। फिर वह रोमनोफ को कहता है कि तुम और मैं यही रहेंगे। फिर उसकी नजर हल्क पर पड़ती है तो वह हल्क से बोलता है और हल्क तुम सबको फोड़ देना। यह सुनकर हल्क शैतानी मुस्कुराहट देता है और वहां से उड़ जाता है चित्तौरी आर्मी को फोड़ने के लिए। और वहीं पर थोर एक बड़ी सी बिल्डिंग पर चढ़कर अपनी बिजली की पावर से उस पोर्टल से निकल रहे एलियंस को डिस्ट्रॉय कर देता है। एक बिल्डिंग में बहुत सारे लोग हैं तो वहां पर एक और बड़ा सा एलियन उनकी तरफ बढ़ रहा था। इतने में ही वहां पर हल्क आ जाता है और उसकी तरफ कूद पड़ता है और उसका एक दांत पकड़कर उसको एक तरफ मोड़ देता है ताकि उन लोगों की जान बच सके। और वहीं पर रोमनोफ एक एलियन को दिन में तारे दिखा रही थी तो वहां पर कैप्टन आ जाता है। उसे देखकर वह थोड़ी डर जाती है तो वह कैप्टन से बोलती है कि कैप्टन जब तक हम वह पोर्टल बंद नहीं कर देते इन सब का कोई फायदा नहीं।
इसके बाद में नताशा का नीचे काम नहीं चलता तो वह कैप्टन की मदद से एक एलियन से लिफ्ट ले लेती है। फिर वह धोखेबाजी करके उस एलियन का उड़न खटोला उससे छीन लेती है और उस पर अपना कब्जा कर लेती है। इसके बाद हमें एक एक कैरेक्टर का बहुत ही अच्छा सीन दिखाया जाता है, चाहे वह सीन स्टार्क का नताशा को बचाना हुआ और स्टार्क का कैप्टन की मदद और क्लिंट की तीरंदाजी, हल्क और थोर का एक साथ में एलियन को फोड़ना। इसके बाद हल्क और थोर एक बिल्डिंग में खड़े थे तो हल्क थोर को बहुत ही अच्छा इज्जत का तोहफा देता है और दूसरी तरफ सेल्विक होश में आ जाता है और फिर कैप्टन को एक खबर मिलती है कि कुछ एलियंस ने एक बैंक में लोगों को पकड़ रखा है। तो कैप्टन वहां पर जाता है और उन एलियंस से अच्छी फाइट करके उन्हें हरा देता है और उन लोगों को बचा लेता है। इसके बाद फ्यूरी काउंसिल के लोगों से बातें कर रहा था तो काउंसिल के लोग निक से कहते हैं कि हम उन्हें रोकने के लिए उन पर न्यूक्लियर अटैक करेंगे, जिस पर निक फ्यूरी कहता है कि यह न्यूयॉर्क का एक बहुत ही अहम इलाका है, मैं आपको परमाणु हमला करने की इजाजत नहीं दे सकता। क्लिंट देखता है कि नताशा के पीछे लोकी लगा हुआ है और वह मुसीबत में है तो वह लोकी पर एक एरो मारता है जिसको लोकी बड़ी ही आसानी से रोक लेता है। मूवी से हटके लोकी भी लाइक, अबे तेरे बाण में कोई दम नहीं है, जरा इससे अच्छा करके दिखा। लेकिन उसी वक्त वह एरो उसके मुंह के सामने फट जाता है और वह स्टार्क टावर पर जाकर गिर जाता है। अब नताशा भी डॉक्टर के पास पहुंच गई थी। लोकी के पास हल्क आता है और उसको उठाकर अंदर ले जाता है। वह उसकी तरफ बढ़ने लगता है तो लोकी उसको धमकी देता है और कहता है कि बस बहुत हुआ, तुम सब हमारे पैरों की धूल हो, हम विनाश के देवता हैं, बेवकूफ इंसानों, और तुम हमें इस तरह परेशान नहीं कर सकते। लोकी ने इतना बोला ही था कि हल्क ने उसको बहुत सारी धोबी पछाड़ दे दी और हल्क जाते हुए बोला, बड़ बोला कहीं का, ये कुछ ज्यादा ही बोलता है। यहाँ पर मैंने पहली बार हल्क को बोलते हुए सुना। और दूसरी तरफ नताशा डॉक्टर के पास होती है तो डॉक्टर उस पोर्टल को बंद करने का रास्ता उसको बता देता है और कहता है कि यह पोर्टल लोकी के सेप्टर से बंद होगा और वह सेप्टर बिल्कुल मेरी आंखों के सामने है। आयरन मैन उस बड़े से एलियन से फाइट कर रहा है और उसके अंदर घुसकर उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। क्लिंट भी उन एलियन से अच्छी फाइट कर रहा है। तभी वह देखता है कि उसके पीछे से बहुत सारे एलियन आ रहे हैं और उसके पास एरो भी खत्म हो चुके हैं तो वह एक लास्ट एरो बचा कर रखा था और जब वह एलियन उसके पास आते हैं तो वह छत से कूद जाता है और उस बचे हुए एरो से दीवार पर निशाना लगाता है और रस्सी के सहारे वहां से बच निकलता है। और फिर एक फाइटर जेट फ्यूरी के हेली कैरियर से उड़ान भरने के लिए तैयार होता है ताकि वह न्यूयॉर्क पर न्यूक्लियर हमला कर दे। तभी फ्यूरी उसको देखता है तो वह उसको मिसाइल लॉन्चर से डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन तभी एक और फाइटर जेट फ्यूरी की आंख बचाकर वहां से फ्लाई कर जाता है तो निक फ्यूरी आयरन मैन को अलर्ट करता है कि एक मिसाइल न्यूयॉर्क शहर की तरफ आ रही है और वह एक न्यूक्लियर मिसाइल है जो 3 मिनट में फट जाएगी। तो आयरन मैन जारविस से कहता है कि जितनी भी ऊर्जा बची है वह सारी मेरे कवच में डाल दो। फिर आयरन मैन वहां से चला जाता है। वह फाइटर जेट आता है और एक न्यूक्लियर मिसाइल न्यूयॉर्क शहर पर लॉन्च कर देता है जिसको फटने में अब सिर्फ 2 मिनट और 30 सेकंड बचे हैं। कैप्टन और थोर अभी भी उन एलियन से लड़ रहे हैं और नताशा डॉक्टर के साथ मिलकर उस पोर्टल को बंद करने की कोशिश करती है और कहती है कि मैं अभी इस पोर्टल को बंद कर सकती हूँ, कोई सुन रहा है, मैं अभी पोर्टल को बंद कर सकती हूँ। तो कैप्टन कहता है जल्दी करो, बंद करो। तो आयरन मैन कहता है नहीं, रुक जाओ, शहर की तरफ एक न्यूक्लियर मिसाइल आ रही है जो कि 1 मिनट में फटने वाली है। वह मिसाइल बहुत ही तेजी से शहर की तरफ बढ़ रही थी तो स्टार्क उसको पकड़ लेता है और जारविस से कहता है कि मंजिल तक पहुंचने तक ऊर्जा बचा कर रखो। तो जारविस उससे कहता है कि सर मिस स्पॉट्स को कॉल लगाऊं? तो आयरन मैन कहता है लगा ही दो। आयरन मैन ने जारविस को कुछ इस तरह डिजाइन किया था कि वह दूसरों की फीलिंग भी समझ सकता था, इसीलिए सिचुएशन को देखकर वह आयरन मैन से पूछता है कि मिस स्पॉट्स को कॉल लगाऊं या नहीं। तो जारविस
पेपर को कॉल लगा देता है, लेकिन पेपर उसका कॉल नहीं उठाती, क्योंकि वह यह न्यूज देख रही थी कि आयरन मैन ने न्यूक्लियर मिसाइल पकड़ ली है। मिसाइल शहर में प्रवेश करती है तो सबकी नजर उस पर होती है। तभी आयरन मैन उस मिसाइल की दिशा आसमान की तरफ कर देता है और वह मिसाइल स्टार्क टावर से टकराती टकराती थोड़ी सी बचती है और आयरन मैन उसे लेकर ऊपर बढ़ने लगता है और उसे लेकर अंतरिक्ष में चला जाता है। यह देखकर कि शहर अब सुरक्षित है तो सब लोग राहत की सांस लेते हैं और उधर आयरन मैन वह मिसाइल चित्तौरी सेना के स्पेसशिप पर दे मारता है, जिससे वह स्पेसशिप डिस्ट्रॉय हो जाता है। उसके डिस्ट्रॉय होते ही वह सब एलियन वहीं पर खत्म हो जाते हैं। आयरन मैन के सूट की पावर अब खत्म हो चुकी थी और वह ऑफ हो चुका था। जार्विस ने ऑफ होते वक्त आयरन मैन के सूट को एक धक्का दे दिया ताकि वह पृथ्वी की तरफ नीचे आ सके, क्योंकि स्पेस में कोई ग्रेविटी नहीं होती। अगर जार्विस ऐसा नहीं करता तो आयरन मैन स्पेस में ही अटका रह जाता। कैप्टन के ऑर्डर पर नताशा उस पोर्टल को बंद कर देती है और वह पोर्टल बंद होने लगता है। वह बंद होने ही वाला होता है कि आयरन मैन उससे नीचे निकल जाता है। अब वह पृथ्वी की ग्रेविटी की वजह से नीचे गिरने लगता है। उन्हें कुछ गड़बड़ लगती है तो थोर अपना म्योलनीर घुमाता है उड़कर उसे बचाने के लिए, कि तभी ब्रूस बैनर अपनी दोस्ती निभाता है और आयरन मैन को बचाकर सही सलामत नीचे ले आता है। नीचे आने के बाद वह सब लोग देखते हैं कि वह होश में नहीं है, तो हल्क एक जोरदार चिंगाड़ मारता है, जिसकी वजह से आयरन मैन होश में आ जाता है और कहता है कि क्या हुआ भाई, यहाँ पर किसी ने मुझे किस तो नहीं किया। तो कैप्टन कहता है कि हम जीत गए। यह सुनकर आयरन मैन राहत की सांस लेता है और कहता है कि हम जीत गए। अरे वाह वाह, बहुत बढ़िया, हम जीत गए, अच्छा काम किया दोस्तों, चलो काम पर नहीं आते हैं कल, ठीक है। फिर वह कहता है कि क्या तुमने कभी कोरमा खाया है? यहाँ से ठीक 2 गली दूर एक शाही कोरमा मिलता है। मैंने कभी खाया तो नहीं है, पर सुना है कि वह बहुत स्वादिष्ट होता है। फिर हमें लोकी दिखाया जाता है जो कि बेहाल पड़ा हुआ है और वह सभी लोग उसे गिरफ्तार करने के लिए आ चुके थे। तो वह कहता है अब तुम्हारी इजाजत हो तो अब हमें वह जाम पिला दो। न्यूयॉर्क के हादसे के बाद अब अवेंजर्स पूरी दुनिया में मशहूर हो गए थे। अब हर जगह पर उनके फैन थे। इसी के साथ हमें स्टैन ली का एक छोटा सा कैमियो भी दिखाया जाता है। इसके बाद थोर लोकी को लेकर स्पेस स्टोन की मदद से वहां से चला जाता है। फिर सभी अवेंजर्स अपनी अपनी जिंदगी में लौट जाते हैं और स्टार्क पेपर के साथ स्टार्क टावर को ठीक करने में लग जाता है। इसके बाद से अब वह स्टार्क टावर नहीं रहा था, अब वह बन चुका था अवेंजर्स टावर। अब के बाद अवेंजर्स का हेडक्वार्टर यही होने वाला था। इसके बाद हमें मूवी का पोस्ट क्रेडिट सीन दिखाया जाता है, जहां पर थेनोस कह रहा था यह इंसान ना तो कमजोर हैं और ना ही डरपोक, जैसा लोकी ने कहा था वो हिम्मत से सामना करते हैं। वह लोग दबंग है, इसीलिए उन्हें दबाकर नहीं रखा जा सकता, उन्हें चुनौती देना और मौत को गले लगाना है। इतना कहकर थेनोस चुप हो जाता है और हमें थेनोस की पहली बार एक झलक दिखाई जाती है। फिर इसके बाद हमें मूवी का मिड क्रेडिट सीन दिखाया जाता है, जहां पर सभी अवेंजर्स मिलकर उस गली में वह शाही कोरमा खा रहे थे। इसी के साथ यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर मुझसे पूछो तो मूवी काफी अच्छी थी। यह पहली बार हुआ था जब अलग अलग फिल्मों की सुपर हीरो को एक ही फिल्म में लाया गया था। यह मार्वल की टॉप मूवीज में से एक है और मार्वल ने सभी कैरेक्टर को सही सही टाइम दिया भी है। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको द एवेंजर्स मूवी की यह एक्सप्लेनेशन वीडियो? अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।